Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is easy. We are going to start with topic jurisdiction of Supreme Court of India. अगर आप देखिए तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो अमेरिकन कोर्ट की तरह फेडरल कोर्ट तो है ही, बट ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स विच इज़ द अपर हाउस ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसकी तरह फाइनल कोर्ट ऑफ अपील भी है. ठीक है. इसके अलावा आप देखेंगे कि फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा सुप्रीम कोर्ट है और गारंटी करता है, ही इज अ गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स. अगर हम ओरिजिनल जूरिसडिक्शन की बात करें ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो हमें पता चलेगा दैट इट हैज एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जूरिसडिक्शन दैट एक्सटेंड्स टू एनी डिस्प्यूट between the government of India and one or more state, or between government of India and any state or states on one side and one or more states on the other, or between two or more states. Right? मतलब ये है कि एज अ फेडरल कोर्ट हमने ऑफ कोर्स कंपेयर किया विद अमेरिकन कोर्ट. सो एज अ फेडरल कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिसाइड करता है डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन. तो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन क्या क्या है? एक तो पहली बात सेंटर एंड वन और मोर स्टेट्स. तो इनके बीच का डिस्प्यूट या फिर बिटवीन सेंटर एंड एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट ऑन द अदर, राइट, और बिटवीन टू और मोर स्टेट्स. तो इनके बीच का जो डिस्प्यूट है वो डिसाइड करता है सुप्रीम कोर्ट. ये जो फेडरल डिस्प्यूट्स है इन पर सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जूरिसडिक्शन है. एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जूरिसडिक्शन का क्या मतलब होता है? एक्सक्लूसिव का मतलब है कि कोई और कोर्ट ये डिस्प्यूट्स डिसाइड नहीं कर सकता. एंड ओरिजिनल का मतलब क्या होता है? द पावर टू हियर सच डिस्प्यूट्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस, नॉट बाय द वे ऑफ अपील. बिना अपील के फर्स्ट इंस्टेंस पे पावर टू हियर the disputes, these disputes that we have mentioned. राइट? यहां पे आपको दो पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन करने चाहिए. ये कौन से दो पॉइंट्स है? लेट अस सी. व्हेन इट कम्स टू ओरिजिनल jurisdiction of the Supreme Court, you have to note down 2 points. The first one is this dispute must involve question on which the existence or extent of a legal right depends. Right? First is the dispute must involve on which the existence or extent of a legal right depends. Second is it must not involve political questions. ठीक है. सो यहां पे आपको ये याद रखना जरूरी है दैट क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटिकल नेचर आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ओरिजिनल जूरिसडिक्शन. राइट? सेकेंड पॉइंट, this was actually the first point. Second point that you have to remember is any suit brought before the Supreme Court by a private citizen against the center or a state cannot be entertained under this. हमने अभी पढ़ा डिफरेंट यूनिट्स ऑफ फेडरेशन के बीच के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है ये. जब हम ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की बात कर रहे हैं तो ये डिफरेंट यूनिट्स ऑफ फेडरेशन के बीच में है. लेकिन अगर कोई प्राइवेट सिटीजन
सेंटर या स्टेट के अगेंस्ट कोई सूट लेकर आता है, देन दैट कैन नॉट बी एंटरटेन्ड अंडर दिस, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स ऑफ फेडरेशन नहीं है. ओके. फर्दर अगर आप इस जूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो ये कहाँ पे एक्सटेंड नहीं हो सकता ये भी देखना चाहिए. ओरिजिनल जूरिसडिक्शन जो है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दैट डज नॉट एक्सटेंड इन केसेस पे. विच आर द केसेस? A dispute that is arising out of any treaty, agreement, covenant, engagement, or other similar instrument which have been entered into or executed before the commencement of the Constitution and continues in operation after such commencement, or which provides that the said jurisdiction shall not extend to such a dispute. Right? तो अगर ये जो डिस्प्यूट है इट इज अराइजिंग आउट ऑफ अ ट्रीटी या एंगेजमेंट और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट जिसमें एंटर हुए थे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और वो अभी भी चलता आ रहा है, राइट? या फिर ऐसा कोई जूरिसडिक्शन जो कि इट डज नॉट एक्सटेंड टू सच अ डिस्प्यूट, राइट? तो उनमें ये जो ओरिजिनल जूरिसडिक्शन है ये एक्सटेंड नहीं होता. सेकेंड, इफ यू टॉक अबाउट इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट, वहां पर भी दिस डज नॉट एक्सटेंड. थर्ड इज मैटर्स रेफर टू द फाइनेंस कमीशन, वहां पे भी ये एक्सटेंड नहीं होता है, ठीक है, फाइनेंस कमीशन में के मैटर्स पे. ऑल्सो adjustment of certain expenses, pensions between center and state. So certain expenses and pensions का adjustment between center and state, यहाँ पर भी original jurisdiction of Supreme Court does not extend. Right? In 1961, the first suit under original jurisdiction was brought to the Supreme Court by West Bengal against the center. तो आपको याद रखना है कि 1961 में पहली बार ओरिजिनल जूरिसडिक्शन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने वेस्ट बंगाल आई थी अगेंस्ट द सेंटर, राइट? ओके. ये किसी कोल एक्ट के अगेंस्ट हुआ था एंड सुप्रीम कोर्ट एट दैट टाइम एक्चुअली डिसमिस्ड द सूट बाय अपहोल्डिंग द वैलिडिटी ऑफ दैट एक्ट. दिस इज क्लियर, right? Okay. Now we talk about the writ jurisdiction of Supreme Court. Okay. So what is the writ jurisdiction of the Supreme Court? Constitution ने Supreme Court को guarantor and डिफेंडर बनाया है फंडामेंटल राइट्स का ऑफ सिटीजन्स. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो इशू कर सकती है रिट्स. कौन से रिट्स हम पढ़ चुके हैं? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो, सर्टियोरिटी, ये सब हमने फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में किया था. इनके एनफोर्समेंट के लिए, फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए ये रिट्स को इशू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट. यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जूरिसडिक्शन है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. इसका मतलब यह है कि जो अग्रीव्ड पर्सन है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है. जरूरी नहीं है कि वो बाय द वे ऑफ अपील जाए, वो डायरेक्टली ही सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है. However, writ jurisdiction of Supreme Court जो है वो एक्सक्लूसिव नहीं है. हमने ओरिजिनल jurisdiction in matters of dispute resolution between center state, between states and states, ये सब देखा, ये एक्सक्लूसिव था सुप्रीम कोर्ट का jurisdiction. लेकिन यहाँ पे writ jurisdiction of Supreme Court जो है it is not exclusive, right? High courts
can also issue writs for the enforcement of fundamental rights. So it means कि अगर किसी का fundamental right जो है वो violate हुआ हो तो वो aggrieved person जो है वो या तो हाई कोर्ट जा सकता है या वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है डायरेक्टली, राइट तो अगर आप देखें तो ओरिजिनल जूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हमने जब फेडरल मैटर्स की बात की उससे काफी डिफरेंट है ओरिजिनल जूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट विद रिगार्ड्स टू disputes relating to fundamental rights. In the first case, when we talked about federal disputes, Supreme Court has exclusive rights, exclusive jurisdiction. In the second case, when we talk about writs, जो jurisdiction of Supreme Court है, it is concurrent with that of High Court. ठीक है, यहाँ पे अगर आप बात करें रिट जूरिसडिक्शन की तो यहाँ पे पार्टीज इन्वॉल्व जो है वो सिटीजन है एंड द गवर्नमेंट है. व्हेन वी टॉक अबाउट फेडरल डिस्प्यूट वी आर टॉकिंग अबाउट फेडरल यूनिट्स, सेंटर एंड स्टेट. अगर आप सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की जूरिसडिक्शन की बात करें, रिट जूरिसडिक्शन की, तो आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट्स सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए ही इशू कर सकते हैं, नॉट फॉर अदर पर्पसेस. हाई कोर्ट ऑन द अदर हैंड कैन इशू रिट्स not only for the enforcement of fundamental rights but also other purposes. तो मतलब writ jurisdiction of high court जो है that is more, that is wider than supreme court, right? wider है हाई कोर्ट का writ jurisdiction as compared to the supreme court. ठीक है, क्या किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का रिट जूरिसडिक्शन इंक्रीज किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है? हाँ, अगर पार्लियामेंट चाहे तो. सो द पार्लियामेंट हैज द पावर दैट इट कैन कॉन्फर सुप्रीम कोर्ट विद द पावर टू इशू रिट्स फॉर अदर पर्पसेस ऑल्सो. नाउ वी कम टू appellate jurisdiction of the Supreme Court, right? Appellate jurisdiction, as mentioned earlier, Supreme Court जो है, it not only succeeded the Federal Court of India, but also इसने रिप्लेस किया था ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल को. ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल जो है वो एक्चुअली हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील था. सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी रिप्लेस किया है. तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक्चुअली हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है. It is primarily a court of appeal and hears appeals against the judgment of the High Court. High Court के बाद जाता है ना सुप्रीम कोर्ट इंसान, राइट? अगर आप appellate jurisdiction of सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर काफी वाइड appellate jurisdiction है सुप्रीम कोर्ट का और इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. ये 4 पार्ट्स क्या है? लेट अस सी. फर्स्ट इज appeals in constitutional matters. Second is civil. Third is criminal. And fourth is special leave. So when we talk about constitutional matters and appellate jurisdiction in cases involving constitutional cases actually, right? So in such cases, an appeal can be made to the Supreme Court against the judgment of the High Court if the High Court certifies that the case involves a substantial question of law that requires interpretation of the Constitution. ठीक है, तो अगर कोई केस है कॉन्स्टिट्यूशनल केस जिसमें हाई कोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर देता है सर्टिफिकेट, इट सर्टिफाइज दैट ये जो केस है इट इन्वॉल्व्स अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, तो फिर बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट द पार्टी कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट द
question has been wrongly decided. Okay, now we come to civil matters. In civil matters, appeal lies to the Supreme Court from any judgment of the High Court if High Court certifies, अगर High Court certify कर देता है कि the case involves substantial question of law of general importance, right? Or this needs to be decided by the Supreme Court. तो अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई कर दे सिविल केसेस में कि ये जो केस है इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चन ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, question of law of general importance, or that the question needs to be decided by the Supreme Court, तो फिर वे ऑफ अपील से सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है. ऑब्वियसली इनिशियली यहाँ पर वो सिविल केसेस जिनका सम अमाउंट जो है 20,000 से ज़्यादा होता था, सिर्फ उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील लिया जा सकता था. बट ये जो मॉनेटरी लिमिट है इट वाज रिमूव्ड बाय द 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1972. तो अभी कोई मॉनेटरी ऐसी लिमिट है नहीं. व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिमिनल केसेस, राइट, क्रिमिनल केसेस में क्या है? क्रिमिनल केसेस में तो सुप्रीम कोर्ट हियर्स अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट इन अ क्रिमिनल केस प्रोसीडिंग ऑफ अ हाई कोर्ट इफ द हाई कोर्ट, यहाँ पे क्या है देखते हैं इसको डिटेल में. इफ द हाई कोर्ट डज व्हाट, लेट अस सी. क्रिमिनल केस में हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बाद अपील सुप्रीम कोर्ट में हियर सुप्रीम कोर्ट कब करती है? इफ द हाई कोर्ट has on appeal reversed an order of acquittal of an accused person and sentenced him or her to death. तो अगर हाई कोर्ट ने ऑन अपील रिवर्स किया हो ऑर्डर ऑफ एक्विटल को ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन और उसे सेंटेंस कर दिया हो टू डेथ, या फिर हाई कोर्ट ने has taken before itself any case from any subordinate court and convicted the accused and sentenced him to death, तो हाई कोर्ट ने किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट से ये केस लिया हो एंड कन्विक्ट किया हो अक्यूज्ड पर्सन को एंड सेंटेंस किया हो, उसे डेथ सेंटेंस दिया हो. या फिर थर्ड केस जब हाई कोर्ट ने सर्टिफाई किया हो कि ये जो केस है is a fit one for the appeal to the Supreme Court. तो इन तीन केसेस में आप देखेंगे, द फर्स्ट टू केस में तो आप देखेंगे जो अपील है इट लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट एज अ मैटर ऑफ राइट. ठीक है, मतलब ये दो केसेस में व्हेन when the High Court has on appeal reversed the order of acquittal and sentenced the accused to death, and in the second case where High Court has taken before itself any case from a subordinate court and convicted the accused person and sentenced him to death, तो इन दो केसेस में सुप्रीम कोर्ट के पास अपील एज अ मैटर ऑफ राइट है. यहाँ पे आपको हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, राइट. लेकिन अगर हाई कोर्ट ने ये फर्स्ट केस में रिवर्स किया हो ऑर्डर ऑफ एक्विटल ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन, रिवर्स किया हो ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन, सॉरी, अगर रिवर्स किया हो ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन तो फिर देयर इज नो राइट टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट. अगर रिवर्स किया हो ऑर्डर ऑफ एक्विटल तो फिर है, लेकिन अगर रिवर्स किया हो ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन तो फिर कोई राइट टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट नहीं है. दैट इज क्लियर. आप देखेंगे 1970 में पार्लियामेंट ने एनलार्ज किया था क्रिमिनल एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राइट. सो इन द फर्स्ट टू केसेस जहां पे हमने डेथ की बात की थी, डेथ सेंटेंस की, हाई कोर्ट हैज ऑन अपील रिवर्स द ऑर्डर ऑफ एक्विटल ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन एंड सेंटेंस्ड हिम और हर टू डेथ, तो यहाँ पे हिम और हर टू डेथ की जगह पर है
and sentenced him or her to the imprisonment of life or for 10 years. Similarly, in the second provision as well, डेथ को हटाकर यहाँ पे एक्सटेंड हो गया है, यहाँ पे एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का एक्सटेंड किया गया है बाय द पार्लियामेंट इन 1970, और यहाँ पर भी sentenced him or her to imprisonment for life or for 10 years ये दिया हुआ है. इतना क्लियर है? Now we talk about appeal by special leave. सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो ग्रांट कर सकता है इन इट्स डिस्क्रीशन. सो दिस इज डिस्क्रीशन है सुप्रीम कोर्ट का इस पे, ठीक है. तो ग्रांट कर सकता है इन इट्स डिस्क्रीशन स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट इन एनी मैटर पास्ड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन द कंट्री एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट, दैट इज मिलिट्री ट्रिब्यूनल और कोर्ट मार्शल. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन से ग्रांट कर सकता है स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट इन एनी मैटर पास्ड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन द कंट्री एक्सेप्ट, ऑब्वियसली यहां पर क्या है, एक्सेप्शन है यहां पर, कोर्ट मार्शल एंड मिलिट्री ट्रिब्यूनल. क्योंकि ये डिस्क्रिशनरी पावर है, हेंस it cannot be claimed as a matter of right. Cannot be claimed as a matter of right. Right? ये जो appeal by special leave है, it can be given, it can be granted in any judgment, whether it is a final judgment or interlocutory judgment. Right? It can be related to any matters, whether it is civil matter, whether it is constitutional matter, criminal, income tax, revenue, advocate, etc. It can be granted against any court or tribunal. Right? Exceptions are there. कौन के against नहीं हो सकता है? Court martial and military court. इसलिए you see this jurisdiction which is appeal by special leave, ये जो पर्टिकुलर jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट है ये बहुत ही वाइड है. यहाँ पे प्लेनरी पावर्स है सुप्रीम कोर्ट के पास, ऑब्वियसली क्योंकि ये डिस्क्रिशनरी है. राइट. सो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये स्टेट किया है दैट इट इज एन एक्सेप्शनल एंड ओवरराइडिंग पावर एंड इसीलिए इसे कॉशन के साथ एक्सरसाइज करना जरूरी है. Right? Now we come to advisory jurisdiction of the Supreme Court. Advisory jurisdiction की अगर हम बात करें तो this is Article 143. Okay? Constitution जो है ऑथराइज करता है प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 143 की वो ओपिनियन ले सकता है सुप्रीम कोर्ट का इन 2 कैटेगरीज ऑफ मैटर. ये कौन सी 2 कैटेगरीज ऑफ मैटर है? फर्स्ट है, अगर कोई लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस हो जो कि या तो अराइज हो चुका हो और लाइकली टू अराइज हो, तो इस केस में प्रेसिडेंट जो है it can seek opinion of the Supreme Court. Second case where President can seek opinion of the Supreme Court is on any dispute arising out of pre-constitutional treaty. ठीक है. ऐसी ट्रीटी जो कि एक्सक्लूडेड हो फ्रॉम ओरिजिनल jurisdiction of the Supreme Court, उसकी यहां पे बात हो रही है. तो इन 2 केसेस में प्रेसिडेंट सीक कर सकता है सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस को. इन द फर्स्ट केस व्हेन इट इज अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, सुप्रीम कोर्ट कैन एक्चुअली रिफ्यूज टू टेंडर इट्स ओपिनियन. तो सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है टू गिव इट्स ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट. बट इन सेकेंड केस व्हेन इट्स अ मैटर ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल अग्रीमेंट, ट्रीटी एक्सेट्रा, यहां पर
Supreme Court must tender its opinion to the President. राइट यहाँ बोथ केसेस में जो एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, जो ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, वो एडवाइजरी है, ठीक है, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट नहीं है. इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, राइट, ठीक है. हाउएवर इट फैसिलिटेट्स द गवर्नमेंट टू हैव एन अथॉरिटेटिव लीगल ओपिनियन, ठीक है. इट इज एडवाइजरी बट इट इज नॉट बाइंडिंग. अगर आप देखेंगे तो अभी तक 15 टाइम्स सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया है प्रेसिडेंट ने फॉर इट्स एडवाइजरी जूरिसडिक्शन. दिल्ली लॉ एक्ट था ऑफ 1951 ते पहली बार तब रेफर किया गया था. केरला एजुकेशन बिल एक्सेट्रा. 2012 में आप देखेंगे 2G स्पेक्ट्रम वर्डिक्ट, राइट. एक बार कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 1992 के लिए किया गया था. ओके. जम्मू कश्मीर रीसेटलमेंट एक्ट ऑफ 1982 के लिए किया गया था. सी कस्टम एक्ट, बेरूबरी यूनियन, इन सब चीजों, केशव सिंह केस, राइट. स्पेशल कोर्ट बिल ऑफ 1978. ओके. दीज आर सम ऑफ द references made by the president to the Supreme Court under Article 143. So that is it in today's lecture. In the next lecture, we will see more powers of the Supreme Court, and then we are going to compare it with the American court. Till then,